पार्लियामेंट से थोड़ी ज्यादा जगह मिलती है यहाँ पर आपको। आजकल तो पार्लियामेंट में काफी क्रैम्प्ड हैं आप लोग। स्लाइटली बेटर। वी शुड बी बैक टू आवर नेचुरल हैबिटेट इन पार्लियामेंट सून। हमारा कमरा जल्दी मिल जाना चाहिए। करें शुरू। शैल वी? आप पार्लियामेंट से कह रहे थे, हो गई बात? अच्छा मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम नैतिकता, भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दों के जरिए कुछ राजनीति, कुछ कानून की बातें करने वाले हैं। और मुख्य फोकस गुजरात को लेकर आपको मैं भ्रष्टाचार और दल बदल सांवैधानिक अनैतिकता के कुछ उदाहरण देने वाला हूं, और उसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कानून के। मित्रों, हमको हर दिन नैतिकता की एक सबक सिखाया जाता है, और नैतिकता के आधार पर, वो कहते हैं ना कि खून भी करो तो नैतिकता के आधार पे, भ्रष्टाचार भी करो तो साफगोई और सफाई के आधार पे। तो वही हो रहा है। अभी हमने देखा उसका एक उदाहरण। पहले आपने देखा कि आप गणतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीकों से मणिपुर हारे, गोवा हारे, और अनैतिक, अलोकतांत्रिक, अगणतांत्रिक तरीकों से सरकार बनाई। फिर आपने देखा कि अभी कल परसों में बिहार में भाषण दिए गए इतने लंबे चौड़े नैतिकता के। क्यों? छठी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुझे याद आया कि भाई ये तो सीएम पोर्टेबिलिटी है, जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है। एक सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बदलता है, मेरा नंबर सर्विस प्रोवाइडर एक से लेकर दूसरे में चला जाता है। तो ये तो सीएम पोर्टेबिलिटी होगी 24 घंटे में, कि मुख्यमंत्री रहे, जो उनका सर्विस प्रोवाइडर है वो बदल दिया उन्होंने। अगर इतनी नैतिकता और भ्रष्टाचार के हमको सबक सिखाए जा रहे थे, तो भाई केयरटेकर मुख्यमंत्री रहते कुछ महीनों, चुनाव करवाते, जनादेश लेते बिहार का वापस। आप तो नहीं भूल सकते इतनी जल्दी कि आपका चुनाव के पहले पूर्व घोषित एक गठबंधन था, वो गठबंधन तो अनैतिक नहीं था, उसके आधार पे आपने वोट लिया। तो क्या फर्क पड़ता? 4 महीने के लिए आपको लगता सिर्फ 3 महीने में आप केयरटेकर रहते, वो भी आप ही रहते केयरटेकर, और तो कोई रहता नहीं। तो ये भ्रष्टाचार है, ये अनैतिकता है, ये मूल्य है, ये संविधान है। ये प्रश्न कौन उत्तर देगा? खैर, वो बात रही बिहार की। आज हम गुजरात पे क्या देख रहे हैं? मेरे मित्र सुरजेवाला जी ने अभी आधे घंटे पहले गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। वहां आपको बताया गया है, 3 मुख्य बिंदु वहां लिए गए हैं, मेरे पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी है, कि भाई नीति जहां तक बीजेपी की है वो वही नीति है जो मणिपुर में थी, वही नीति है गोवा में थी, वही नीति बहुत हद तक बिहार में थी, वही गुजरात में प्रयत्न किया जा रहा है कि फूट डालो, अहंकार पालो, जनमत हरो और राज करो। इन अनैतिक भ्रष्टाचारी तौर तरीकों से राज करो, ये 2 शब्द हैं अंततोगत्वा उद्देश्य वाले। उस उद्देश्य के लिए बाय हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, वो उद्देश्य हमको स्थापित करने हैं। और इसका आधार है 3 बल: सत्ता बल, धन बल और बाहुबल। और तीनों का आपने एक नंगा प्रदर्शन देखा है गुजरात में भी, और वहां आपको बताया मेरे मित्र ने, अहमदाबाद में करोड़ों के खरीद फरोख्त की बातें चल रही हैं।
और उन्होंने पुन्ना भाई गामित का किस्सा भी आपको सुनाया है वहां पर। अब मेरा यहां पर क्या आपसे, मैं क्यों किस आधार पर मुखातिब हूं, और उसका यह है, दो सीधे महत्वपूर्ण कानूनी आयाम यहां आते हैं। पहला आयाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये जो एमएलएज आजकल प्रयत्नशील हैं रुपए कमाने के तरीके में, उसके अलावा रुपये को अगर आप भूल भी जाएं, और जैसा मैंने कहा अहमदाबाद में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया आपको कि कैसे खरीद फरोख्त करोड़ रुपए की हो रही है, लेकिन अगर आप रुपयों को साइड में रख दें तो भी सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अगर मैं आपको उसका एक लाइन पढ़ दूं सिर्फ, कि एनी पब्लिक सर्वेंट रिसीव्स एनी ग्रेटिफिकेशन with any motive or reward for doing or not doing something in return for the gratification. अब मूल बात क्या हो रही है? ये इस्तीफे उतना ही भ्रष्टाचार है। मैं आपको पब्लिक सर्वेंट को लुभावन देके, किसका लुभावन? या तो पैसे का और या एक टिकट का, एक सीट का, वो भी लुभावन होता है। पब्लिक सर्वेंट उस लुभावन से अपना इस्तीफा देकर आगे बढ़ता है तो ये भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक्शनेबल है। खैर, इसके अलावा बहुत तथ्य हैं जो सीधे रुपए की बात करते हैं, और आम रुपए की नहीं, करोड़ों की। नहीं तो अचानक विभिन्न एमएलएज का इस्तीफा लेना, मांगना, ये कौन खरीद फरोख्त कर रहा है? ये सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पे बीजेपी सरकार गुजरात में कर रही है। वो एमएलए सब सावधान रहें, क्योंकि अनुच्छेद 7, 8, 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसको हम पीसी एक्ट कहते हैं, उसके अतिरिक्त सेक्शन 120B जो कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है इंडियन पीनल कोड में, उसके अतिरिक्त अबेटमेंट का, ये सभी प्रावधान उनको लागू होंगे, और हम अपने सभी अधिकार क्षेत्र खुले रखते हैं ऐसी सभी कार्रवाई करने के लिए, जिससे आगे भविष्य में उनको काफी तकलीफ हो सकती है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। और ये उस प्रधानमंत्री की पार्टी से भी हो रहा है जो प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये तो स्पष्ट खिला रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं खिलाने को, लुभावन देने को। तीसरा मित्रों, इससे भी ज्यादा गंभीर दल बदल का मुद्दा, दल बदल का बिंदु, इसको हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल सिन कहा है, संवैधानिक अनैतिकता, संवैधानिक बहुत बड़ी भर्त्सना योग्य चीज। और जब 1985 में 10वां शेड्यूल बना था पार्लियामेंट संसद द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि ईवल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकने के लिए, जो हमारे उसमें, मैं उसकी कोट कर रहा हूं, ईवल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस, और दूसरा कोट है विच अंडरमाइन द फाउंडेशंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इतना महत्वपूर्ण माना गया है 10वां शेड्यूल, जिसके आधार पर दल बदली को एक संवैधानिक ईवल माना गया है। इसमें अन्य विभिन्न निर्णय हैं उच्चतम न्यायालय के। एक बड़ा प्रसिद्ध निर्णय है कीतो होलोहन, नागालैंड से आया था। वहां उन्होंने कहा कि जो कारण से आप अपने व्यक्ति को वापस बुला सकते हैं, अपने दूत को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या सांसद हो या एमएलए हो, जिन कारणों से आपके पास राइट ऑफ रिकॉल हो, राइट ऑफ रिकॉल तो नहीं होता है हमारे देश में, कई देशों में नहीं है, उन्हीं कारणों के आधार बनते हैं दल बदल प्रिवेंट करने के लिए। कि अगर दल बदल आप करते हो तो उसका आधार वही है कि आप संवैधानिक सिन कर रहे हो। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और फिर कहा अनप्रिंसिपल्ड डिफेक्शन इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल ईवल। और फिर आगे कहा कि दिस इज एन ऑकवर्ड इरोजन एंड ए ग्रोटेस्क मैनिफेस्टेशन विच इज द बेन ऑफ आवर टाइम्स। मैं कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है, उच्चतम न्यायालय का है। और कहा कि आजकल
we have fallen to the quote unquote fallen to the morass of personal and political degradation, which is why the evil, the constitutional sin of defections must be stopped. अब एक रोचक प्रसंग है। डिफेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैं खड़े होकर संसद या एमएलए की हैसियत से कहूं, सांसद की हैसियत से मैं आज इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। डिफेक्शन वो नहीं होता। सिर्फ कानून में 10वें शेड्यूल में डिफेक्शन के कई आयाम हैं और ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आपको जो एमएलए अभी इस्तीफा दे रहे हैं, अगर वो इस भुलावन में है, इस बरगलाहट में है कि वो दलबदली की कानून 10वें शेड्यूल में नहीं आते, तो मैं समझता हूं उनको अपने सलाहकारों से वापस बात करनी चाहिए। रवि नायक का केस आया था उच्चतम न्यायालय में गोवा से। वहां उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि वॉलंटरी गिविंग अप इज मेंबरशिप इन एनी फॉर्म इज डिफेक्शन। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप, और वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप सिर्फ चिट्ठी लिख के इस्तीफा से नहीं होती। वो कुछ भी चीज करो आप जिससे कि आप स्वतः अपनी मेंबरशिप गिव अप कर रहे हो, वो भी दल बदली होती है। ये लिखा है उसमें द सेड, मैं रवि नायक के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पढ़ रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। द सेड पैराग्राफ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी if he has voluntarily given up his membership of such political party. The words voluntary giving up his membership are not synonymous with resignation only and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even in the absence of a formal resignation. And so long as an inference can be drawn that he is not supporting his party, then also there is defection. अब एक और रोचक पहलू, इस प्रावधान में एक और संशोधन हुआ, कई वर्ष हो गए। वो संशोधन था कि राज्यसभा के चुनाव के विषय में जो मैं एमएलए की हैसियत से वोट देता हूं, उस वोट को मेरे को दिखाना पड़ेगा चीफ विप हमारी पार्टी को, और या जो पार्टी द्वारा आधिकारिक व्यक्ति है उसको दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये संशोधन है कानून का, ये आम वोटिंग में नहीं होता है। तो इसको कुलदीप नायर साहब ने चुनौती दी उच्चतम न्यायालय में। एक तीसरे जजमेंट का जिक्र कर रहा हूं, 2006 का जजमेंट है, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कुलदीप नायर साहब की चुनौती को खारिज किया, ये कहते हुए कि ये बात सही है कि संदिग्धता वोट की खत्म हो जाती है, क्योंकि सिंघवी ने वोट दिया एमएलए का राज्यसभा में, सिंघवी का वोट दिखाना पड़ता है सिंघवी वाले विप को कि मैं दे रहा हूं वोट। तो सिंघवी कह सकता है कि भाई मेरे वोट की संदिग्धता, कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो गई। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सर्वोपरि उद्देश्य है कि दलबदली वाला संवैधानिक सिन हम रोकें। इसलिए हम इस प्रावधान, इस संशोधन को वैलिड मानते हैं, वैध मानते हैं, जिसके अंतर्गत राज्यसभा चुनाव में संशोधन द्वारा अपने वोट को आपको दिखाना पड़ता है अपनी पार्टी के चीफ विप को। क्यों? क्योंकि आप गलत वोट करके दलबदली भी कर सकते हैं। दलबदली इस्तीफे से होती है, मैं इनको ज्वाइन कर लूं उससे होती है, दलबदली गलत वोट से होती है, क्रॉस वोटिंग से होती है, विप के निर्देश अनुसार न वोट करने से होती है। तो ये दिखाना पड़ता है और उच्चतम न्यायालय ने इसको भी माना सही। अच्छा, अब ये सब चीजें जो एमएलए को प्रोत्साहित कर रहे हैं मोदी जी करने को गुजरात में, ये वो मोदी जी और वो अमित शाह जी हैं जो प्रोत्साहित कर रहे हैं कांग्रेस एमएलए को करने के लिए, लेकिन ये नहीं बता रहे उनको कि इसका दंड तो बेचारे वो एमएलए पाएंगे, न मोदी जी न अमित शाह को मिलेगा वो दंड। दंड क्या होता है? वो सभी एमएलए सावधान रहे, चेतावनी रहे, 6 साल का निरस्ता, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन इस असेंबली से, इस असेंबली फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने बचे, जब मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं तो रास्ता का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भूल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन 6 वर्ष तक आगे होता है। यानी अगर मैं दलबदली के लिए संदिग्ध हूं आज और कल मैं दलबदली माना जाता हूं, तो 6 वर्ष तक मैं डिस्क्वालिफाइड होता हूं कोई भी चुनाव भविष्य में, पास्ट में नहीं, भविष्य में कोई और चुनाव किसी प्रकार का फाइट करने के लिए। क्या ये बताया गया उन लोगों द्वारा जिन्होंने आपको पैसे दिए बदलने के लिए दल?
जिन्होंने आपको एक नए टिकट का लुभावन दिया, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए। इसलिए यह कानून आपको समझाना आवश्यक था। और चौथा और अंतिम बिंदु, जो ये व्यक्ति हैं पुन्ना भाई गामित, जो अभी अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कांग्रेस के मंच पे बैठ के, हमारे पुराने एमएलए हैं, एससी एसटी के क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके बताया है किस प्रकार से वो कांग्रेस के अधिकारियों से बात कर रहे थे, किस प्रकार से एक बहुत ऊंचे स्तर के अफसर आए, पुलिस अफसर जो संदिग्ध हैं और जिन्होंने जेल में समय बिताया उन इलीगल एनकाउंटर्स और किलिंग्स में। और उन्होंने कहा कि आप यहां आके बैठिए, हमारे साथ बातचीत करिए, चाय पीते हैं। और चाय पीते हुए कहा कि साहब आप कांग्रेस को छोड़ दो, हम आपको टिकट दे रहे हैं, यहां टिकट किसी और को मिल रहा है, आप इस्तीफा दे दो और हम आपको नहीं जाने देंगे, हमारे साथ रहो। ये पूरा बैठ के पुन्ना भाई गामित एमएलए हैं वहां के, उन्होंने विवरण किया है। ये आज हालत है गुजरात में, बिकॉज अल्टीमेटली फ्रेंड्स, undermining and subverting the authority of an elected government has become the hallmark of BJP. The BJP believes in shamelessly denigrating, decimating and deprecating every institution of democracy. And those institutions include assemblies, parliament, MLAs, MPs, and all the constitutional provisions against corruption and defections. Friends, we have seen in the recent past lectures on morality and anti-corruption which are in direct and inverse proportion to practice by the BJP and the NDA. Their words and deeds have the difference of the sky and the netherworld. Their preaching and practices are completely divergent. You have seen it in Goa. Having lost the people's mandate, every possible attempt was made to cobble a government by undemocratic and illegal means, immoral means. The same story was repeated in Manipur. And this great Bihar lecture we've been receiving, whereas it's actually a clear conspiracy and collusion between our Prime Minister and a person seeking continuous sixth term CMship, Mr. Nitish Kumar. I was amused when I found that Mr. Nitish Kumar lost his chief ministership today evening only to regain it tomorrow. It reminded me, as I said, of number portability. I can transfer my number, only my service provider changes. The service provider for Mr. Nitish Kumar has suddenly changed. And overnight, his अंतरात्मा, महज 15 घंटों में नीतीश जी की अंतरात्मा की आवाज ने उन्हें बिहार की जनता के जनादेश को ठुकराने की आकाशवाणी सुना दी. Now, this portability forgot, this CM portability, forgot that the mandate of the people was based on a pre-election declared Gathbandhan, what was called the Mahagathbandhan. It was not a expedient post-election Gathbandhan. But friends, let me summarize quickly the two vital issues. They're not small issues, they're vital issues of corruption and of defections. And they go together. They're not separate. You have heard from our colleagues in Gujarat at the 3:30 press conference today that crores are exchanging hands and being offered for blatant daylight changing of loyalties and defections in the most brazen misuse of Dhanbal, Bahubal and Sattabal. Now, in case those MLAs are not made aware by the people who are trying to bribe them, apart from money, my offer to you as a public servant, a sitting MLA, to resign your seat in exchange for a future seat is itself corruption. Because the language of section 7, 8 and 13 of the Prevention of Corruption Act is, any public servant receives any gratification in cash or kind
as a reward or a motive for doing or not doing or forbearing to do. So a public servant, namely an MLA, receiving the offer and promise of even a ticket to leave his membership is a corrupt act, and all the sections will apply in addition to conspiracy charge of 120B of the IPC. I don't know if these MLAs who are trying to be very brave on the advice of BJP have been made aware of the consequences of 7 to 10 years punishment under the Prevention of Corruption Act. But even more serious, friends, much more serious, is the Dal Badal, the defection, anti-defection law. The 10th schedule brought in 1985, the statement of objects by Parliament said, it is the evil of political defections which must be stopped like a scourge because it undermines the foundations of our democracy. Repeatedly, the Constitution of India and more importantly, the Supreme Court in diverse judgments had called it a constitutional sin. Now, 2 or 3 very interesting aspects. One, if you give up membership of your party voluntarily, that is defection. If you cross-vote, that is defection. If you act contrary to the whip of the party, that is defection. If you do any act, it doesn't require a formal resignation, any act contrary to the interests of the party, like hobnobbing with other parties, that is defection. Now, defection, it is all very well for these people to be beguiled and befooled and trapped by the BJP, by Mr. Amit Shah and Mr. Modi. But were they told by Mr. Modi and Mr. Amit Shah that if they are disqualified, if the 10th schedule is applied by a court of law on our complaint, and after 3 to 6 months or even a year, if the MLA is disqualified, the disqualification attaches to him for 6 years in the future. Namely, for 6 years after that, he cannot hold any elective office. He can't fight an election. He can't be an MLA or MP. Have they been told these long-term criminal consequences? In Ravi Nayak's case, the Supreme Court from Goa, the case came, clarified that voluntarily giving up membership in any manner, any form, constitutes defection. It's a very wide connotation. Now, another very interesting aspect. An amendment was brought to this law in the interest of anti-defection. The amendment was that a Rajya Sabha election, in particular, where an MLA casts his vote, because for Lok Sabha, MLAs don't cast their vote, the voter must show, that is, the MLA must show his vote to the chief whip of his party or to the authorized official of the party. So Mr. Kuldeep Nair challenged it, saying this is a violation of confidentiality of the vote. The Supreme Court upheld such a drastic provision on the ground that the constitutional sin of defections requires higher premium, even higher than the confidentiality of the vote. And therefore today those MLAs who will defect, not vote, leave the membership, join another party, cross-vote or hobnob, all of them are liable for defection law, which means only for 6 years they cannot vote, they cannot stand for office, they cannot be MPs or MLAs. I hope and trust that these severe consequences have been made known to them by those who are trying to subvert democracy, by those whose DNA is to subvert institutional and constitutional and democratic institutions. आज मित्रों, आयाराम गयाराम की नीति से भाजपा जनादेश की हत्या करने में लगी है। आज भाजपा जनादेश के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति द्वारा गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सभी संस्थाओं को नष्ट करने में लगी है, और साथ साथ बिहार से गोवा, मणिपुर से दिल्ली, गुजरात तक हमको लेक्चर्स देती है नीतिगत नैतिकता के आधार पे। देखिए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया आपके समक्ष ये एक्सपोज करने को कि किस प्रकार से सस्ती राजनीति बीजेपी एनडीए कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के होम स्टेट में, उनके निर्देश में
उनके आदेश के अंतर्गत। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी रूप से भयभीत हैं या हार की अपेक्षा करते हैं। ये अत्यंत आवश्यक है कि इनकी सही चाल चरित्र चेहरा आपके सामने एक्सपोज किया जाए, नकाब हटाकर दिखाया जाए, और यही उद्देश्य है। और साथ साथ आपके समक्ष कानून से अवगत कराया जाए कि आप खिलवाड़ किस अग्नि से कर रहे हैं, आप खेल किस खतरनाक तरीके का कर रहे हैं, अपने खुद के करियर के विषय में भी और कानून के साथ भी। I am not here to get into nitty-gritty details. We reserve all rights in law, equity, politics, and good common sense. We reserve all our rights. This is only the beginning. The election is still 8-10 days away. I am telling you the true contours and boundaries of the dangerous game being played by the BJP upon MLAs who may be relatively innocent or even unaware of the drastic consequences. As far as invocation and action is concerned, let me assure you, all options are forever open to us. None are foreclosed. However, this is not the stage to discuss them. आऊंगा, सब पे आऊंगा मैं, जल्दी नहीं कुछ भी, आराम से। तो ये अगर ये सिद्धांत, तो ये तो बड़ा अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पे तो 10वां शेड्यूल बनाना नहीं चाहिए था। 10वां शेड्यूल बनाया क्यों? हर व्यक्ति अपने कुनबे का ध्यान रखेगा। मैं अपने कुनबे का ध्यान रखूंगा, आप आके उसको भ्रष्टाचार के रूप से रुपए देंगे, लोभन देंगे। आप कुछ गलती नहीं कर रहे, मैं अपने कुनबे का ध्यान नहीं रख रहा हूं। अरे कुनबे के ध्यान में ये किसने लिखा था कि बाहर के लोग आके प्रलोभन देंगे, सीट्स ऑफर करेंगे, रुपये ऑफर करेंगे, पुलिस अफसरों को भेजेंगे। इनका नाम जो मैंने पढ़ा अभी, पुन्ना भाई गामित, इनके पास पुलिस अफसर भेजे गए। स्टेट के सभी अफसरों का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया जाएगा। ये कुनबे को ध्यान रखने की बात है? ये आपके चाल चरित्र चेहरे को एक्सपोज करती है। उस प्रधानमंत्री के जो कहता है मैं खाऊंगा खिलाऊंगा, वो अपने प्रदेश में इतने स्पष्ट रूप से आदेश के अनुसार, ये कभी हो सकता है उनके आदेश के बिना? Facts remain facts. Facts constitute both warnings. Facts constitute both consequences. Facts constitute both reality. And facts constitute truth. Take it in whichever adjective you like. Facts cannot be ignored unless you are an ostrich who puts your head in the sand. So we are making you aware of legal facts, political facts. बिल्कुल नहीं। देखिए जो प्रेस वालों के पास एक स्पेशल मीटर होता है ना, एडजेक्टिव इस्तेमाल करने का, वो मीटर हमारे पास नहीं है। आज मैं बहुत हर्षित हूं, ये समझते हैं। मैं बहुत डिमोरलाइज हूं, आप समझते हैं। ये थर्मामीटर से मुझे भी दे दीजिए, मुझे तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। ये थर्मामीटर सिर्फ आपके पास हो सकता है। लेकिन जब मैं किसी और को एक्सपोज कर रहा हूं तो मैं डिमोरलाइज कौन सी परिभाषा में होता है मैं समझ नहीं सकता हूं। मैंने अभी आपको वो बताया कि ये लोग इतने खुली खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये डिमोरलाइज अगर सुनने वाले को होना चाहिए, मेरे को होना चाहिए। देखिए, बहाने तो जिंदगी भर निकाल सकते हैं। ये इस बात से वो अवगत आज हुए 28 तारीख को। कांग्रेस पार्टी की अफेयर से उनको सभी चीजें का आभास अब हुआ, तो उनके बहानों या कारणों से हमको अवगत न कराएं। ये बहानेबाजी चलती रहती है। जो मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार का आयाम और दलबदल का आयाम, वो मूल मुद्दा है। मैं आपको 50 बहाने बता सकता हूं कि क्यों दलबदल करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। सॉरी, आई विल कम दिस साइड।
देखिए, ये सब भाषणबाजी अपनी तरफ एक है, ये सब वक्तव्यबाजी अपनी तरफ एक है। मूल बात यह है कि जो भी आपने वक्तव्य कोट किया, सही रूप से बताया जो मेरे को वक्तव्य आपने, वो एक चीज को छुपाता है, एक महत्वपूर्ण चीज को, और वो ये छुपाता है कि प्रदेश सरकार और उनके मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के दूसरे गठबंधन के साथी और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, सहमति नहीं है, नीतिगत सहमति नहीं है, प्रशासनिक सहमति नहीं है। The divergence of opinions between these two coalition partners and the center and within the partners is so great as to be like the sky and the bottom of the ocean. This is just a camouflage of words to hide that difference, what I call a chasm. And what the country wants, what the principal opposition wants, is a answer on the substance, not on words which camouflages this difference. Today, it is an open secret that not a single policy of the central government currently underway is accepted or implemented in a genuine spirited sense by the state government. They believe that questions are different and the answers must be different. In this terrible, terrible divergence, who is suffering? The most vital part of India and every Indian. I'll come to you. देखिए, पहली बात तो लाहौर और अमृतसर में कोई 50 कितने किलोमीटर का फर्क है, मेरे को ध्यान नहीं। तो जो वहां लाहौर में या इस्लामाबाद उसके आगे है हो रहा है, वो 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। पनामा का जब आप नाम लेते हैं तो अगर पड़ोसी देश जो पूरी तरह से गणतांत्रिक भी नहीं मानते हम, उस पड़ोसी देश में प्रधानमंत्री का इस्तीफा है, तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के उसी आधार पे इस्तीफा दें, उसी रिपोर्ट में, उसी पर्चे में, उसी बैंक के उसी अकाउंट में मिस्टर रमन सिंह साहब के पुत्र का नाम आया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए ने पूरे देश में लालू जी से लेके कई और व्यक्तियों के विरुद्ध कई सारे अभियान कर दिए। कभी आपने छत्तीसगढ़ का अभियान का नाम सुना? क्या कार्रवाई हुई? नंबर दो, जांच तो निश्चित रूप से हुई, जहां इस्तीफा हो गया भैया। आप जांच की क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पनामा की बात कर रहा हूं मैं। सिलेक्टिव जांच नहीं हो सकती है, अपॉर्चुनिस्टिक जांच नहीं हो सकती है। आपने क्या सुना? जितने और नाम थे उनके पीछे क्या हुआ? सिर्फ लालू जी को पकड़ गया, एक आप एग्जाम्पल बनाया, उदाहरण बनाया, 4-5 और बनाया, तो उससे क्या आप सिलेक्टिव नहीं होते हैं? सॉरी, ही इज वेटिंग। Zero tolerance as far as mere allegations and FIR, कोई opposition leaders only. ये आपकी जीरो टॉलरेंस के फ्रेज को मैं नए रूप से परिभाषित कर दूं। माननीय मोदी जी की डिक्शनरी में इस जीरो टॉलरेंस की परिभाषा ये है, यस, जीरो टॉलरेंस क्वे ओनली ऑपोजिशन लीडर्स रिगार्डिंग इवन एन एलिगेशन एट द FIR स्टेज, बट 100% टॉलरेंस क्वे नॉन ऑपोजिशन लीडर्स who may be in the same list with the same charge. इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण का बात आपने जिक्र किया है, तब तो फिर सिलेक्टिविटी, देखिए सिलेक्टिविटी की मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ यह है कि मापदंड वही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कहीं कांग्रेस के नाम नहीं आएंगे। मापदंड कैसे बदल सकता है? अगर किसी कांग्रेस एमएलए का नाम आता है या किसी और का नाम आता है तो उसको आपको उसी मापदंड से करना पड़ेगा ना। आज आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ तो आपको ज्वाइन करने के लिए नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सिर्फ FIR के आधार पे मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि तेजस्वी जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया किसका, FIR का। और दूसरी तरफ माननीय उमा भारती जी चार्जशीट होने के बाद 7 साल के ऑफेंस में FIR स्टेज पे नहीं, चार्जशीट के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश में
डे टू डे ट्रायल चल रहा है, फिर भी कैबिनेट में है। ये कौन सा मापदंड हुआ? ये जो सिलेक्टिविटी की बात अभी हो रही थी, अपॉर्चुनिज्म, आप देखिए तेजस्वी जी के अगेंस्ट एफआईआर है। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उमा भारती जी और बाकी बहुत दिग्गज नेता है जो कि अभी मंत्रिमंडल में नहीं है, के अगेंस्ट चार्जशीट नहीं, ट्रायल चल रही है। और उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने 2 महीने पहले कहा है कि इस ट्रायल को डे टू डे करके खत्म करना है, लेकिन वो तो मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट मंत्री है, तो इसमें मापदंड का कहां सवाल उठता है? तो मैंने उसी संदर्भ में कहा कि सब ऑप्शंस मीन सब ऑप्शंस, राजनीतिक, सामाजिक, सबसे जरूरी जनता से संबंधित और कानूनी। हमें इस देश नहीं, देखिए डिफेक्शन की बात मैंने आपको विस्तार से समझा दी, मैंने बता दिया आपको क्या होना चाहिए, क्या होता है कानून में, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। जहां तक परिणाम का सवाल है, हम पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और हमें पूरा भरोसा है और हौसला है, एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी अति आवश्यक है, एक तरफ एक्सपोज करना और दूसरी तरफ उन सब व्यक्तियों को अवगत करवाना इनके दुष्परिणामों से, सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। I see no reason to. No, I have no reason to react to court orders. There is an internal corrective involved, and I believe that corrective is being applied. So that court order will be ultimately corrected only by another court order. So I don't think we have to react to that. It will be affirmed or it will be corrected.